Hello everyone, welcome back to Y Academy. As you know that we have started question answers on show screening test. Now we are going to start a new topic that is matter in our surrounding and we will discuss some more question answers on this topic. So let's continue. So today's first question is all matter composed of many submicroscopic particles called as. फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको पूछ रहा है ऑल मैटर थेरेटिकल क्वेश्चन है composed of many subatomic particles called as और options है atoms, ions, molecules and all of these. First option दिया है atom, second molecules, third ions and all of these. So जो भी मैटर है उनका जो है all matter is composed of a smallest particle that is a atom. So correct answer is atom. This was the first question. Now we will go to the second question. Which state of matter molecule have no definite arrangement and are spread very far away? Now इसके लिए मैं आपको एक बार पहले जो states of matter है उनके जो mainly 3 types हैं उनका difference बताता हूँ एक बार ताकि आपके इस type के सारे questions इसके अंदर cover हो जाएं. Now the question is which state of matter molecules have no definite arrangement and are spread very far? तो देखो पहले एक बात बता दूं कि टाइप्स ऑफ मैटर जो है मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस. डेफिनेशन क्या होगी? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस. स्पेस के माने आए यहाँ पे आए कि मास एंड वॉल्यूम. मतलब मैटर वो चीज है जिसको क्या है पर्टिकुलर मास है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है. दैट इज कॉल्ड एज मैटर. अब इस मैटर के मेनली 3 टाइप होते हैं. सबसे पहले तो अपन देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. वैसे तो एक्चुअल में 5 टाइप्स हैं, आगे और आएंगे मैं आपको वो 2 भी बताऊंगा. तो ठीक है, पहले तो फर्स्ट वाला था क्या सॉलिड. ठीक है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज ये एक सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इस तरह से, राइट. मतलब एक दूसरे से एकदम चिपक के होते हैं. इनका एक डेफिनाइट शेप होता है. एटम्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज. तो दिस इज अ सॉलिड. अगर बात करेंगे अपन लिक्विड की तो लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, ज्यादा नहीं. इस तरह से होंगे लिक्विड के पार्टिकल्स. और अगर गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस के अंदर जो है इनकी कुछ डेफिनाइट अरेंजमेंट नहीं होगी. इस तरह से पार्टिकल्स किधर भी स्प्रेड हुए होंगे. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स हैव नो डेफिनाइट अरेंजमेंट एंड आर स्प्रेड वेरी फार अवे. और आपको ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज सॉलिड, ऑप्शन नंबर 2 इज लिक्विड, C is gas and last one is both B and C. So now the correct answer will be, देखो डिफरेंट अरेंजमेंट गैसेस में नहीं होती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, मतलब बहुत ही अपार्ट होते हैं, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. तो इस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे? दैट इज अ गैसियस स्टेट, जहाँ पे जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के कंप्लीटली वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ना इसके अंदर और एक पॉइंट आएगा, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो उनका जो अट्रैक्शन होता है, राइट. सॉलिड्स हैव very strong force of attraction because they are very close to each other as compared to liquid. They are somehow little far away and as compared to gases, gaseous में तो जो है force of attraction बहुत ही weak होगा, means they are not compactly arranged. उनके अंदर का जो force है वो थोड़ा क्या होगा, बहुत ही weak होगा. तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन. अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर है. in which state of matter the force of attraction between molecule is negligible. जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, पूछ रहा है कौन से वाले स्टेट में जो है निग्लिजिबल होता है. ऑप्शन फिर से यही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोथ बी एंड सी. सो करेक्ट आंसर फिर से आएगा गैस, क्योंकि गैस के अंदर ही जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल से बहुत ही वीक होते हैं, राइट. मतलब निग्लिजिबल, ना के बराबर. मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही दूर होंगे. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो नजदीक होते, जस्ट लाइक अ सॉलिड, राइट. बट यहाँ पे तो बहुत ही वीक होते हैं, इसलिए ये निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. किसके केस में? गैसेस के केस में. ठीक है, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए. शुरुआत में मैंने इसके टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना थोड़े से इजी वाले लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सक रहे हैं. चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. नाउ द फेनोमेना of change of
one state of matter into another and back to its original state is called as, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फिनोमेना है, the phenomena of change of one state of matter into another and coming back to original shape and coming back to ओरिजिनल शेप, इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे पूछ रहा है। और आपको ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 कंडेंसेशन, नंबर 2 इंटर कन्वर्जन, नाउ नंबर 3 सब्लिमेशन एंड नंबर 4 इंटरएक्शन। नाउ अगर कोई सब्सटेंस, जैसे कि सपोज अपन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में जा रहा है या फिर वो रिवर्स आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ सब्सटेंस द फेनोमेना इन विच चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर एंड कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट इज कॉल्ड एज अ इंटर कन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे, इंटर कन्वर्जन। मतलब सब्सटेंस क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और वहां से फिर वापस ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन। तो ये वाला हो गया, सो बी ऑप्शन इज राइट, इंटर कन्वर्जन। अभी मैं आपको कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन सिखाता हूँ, उनके कुछ फेनोमेना को नाम से वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। अगर अपन बात करेंगे सॉलिड की, ठीक है, फिर लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, राइट। अब सॉलिड स्टेट का एग्जांपल लेते हैं अपन, एक लेते हैं वाटर, लिक्विड स्टेट आइस लेते हैं, लिक्विड में आ जाएगा वाटर और गैस में आएंगे वाटर वेपर्स, राइट। नाउ इफ अ सब्सटेंस इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस इंटर कन्वर्जन, आइस का जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो आइस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग फिनोमेना, राइट। नाउ इफ अ सब्सटेंस इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, मीन्स वाटर जो है, वाटर का कन्वर्जन हो रहा है वाटर के वेपर्स में, तो दिस विल कॉल्ड एज अ, एक तो होगा इवेपोरेशन और दूसरा और एक नाम होगा इसको बॉइलिंग। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो है ये दोनों कंसेप्ट सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है, राइट। क्योंकि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या होता है, इवेपोरेशन ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि बॉइलिंग अगर देखेंगे ना, तो बॉइलिंग को अपन मैनुअली हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तब जाके बॉइलिंग होती है, बट इवेपोरेशन जो है वो नेचुरल फिनोमेना है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, राइट। तो इवेपोरेशन डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। और वही बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग, उसको अपने को बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके वो इंटर कन्वर्जन होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग। ठीक है, ये दो कवर हो गए। अभी अगले कंसेप्ट लेते हैं अपन। अगर कोई गैस है, वाटर के वेपर्स हैं, उसको अगर मैंने लिक्विड में किया, मतलब वेपर्स को कंडेंस किया लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन, दिस विल कॉल्ड एज कंडेंसेशन। एंड उसी वाटर को अगर मैंने क्या किया, आइस में किया, मतलब उसको फ्रीज किया, सो दिस प्रोसेस विल कॉल्ड एज फ्रीजिंग। अभी ये तो सबको पता था आपको, टोटल 4 इंटर कन्वर्जन हो गए। फर्स्ट इज मेल्टिंग, देन बॉइलिंग, देन कंडेंसेशन, देन फ्रीजिंग। अभी एक होती है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जा रहा है गैसियस स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, डायरेक्ट कहाँ गया वो, गैसियस स्टेट में गया, राइट। तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। जैसे कि ड्राई आइस होता है, एग्जांपल है इसका, या फिर नेफ्थलीन बॉल्स हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कोई सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली जाता है गैसियस स्टेट के अंदर, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। और अगर कोई सब्सटेंस है जो वाटर वेपर मतलब गैसियस फॉर्म से
डायरेक्टली आ रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन या इसका और एक नाम होता है डिपोजिशन। अगर कोई सब्सटेंस, इफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग स्टेट फ्रॉम गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज अ डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो एक बार अच्छे से आप इस तरह के डायग्राम जो है इसको ड्रॉ कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इंटर कन्वर्जन के ऊपर पूछते हैं, ये है इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और सब्सटेंस अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। इफ अ सब्सटेंस चेंजिंग इट्स स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन और बॉइलिंग। दोनों में डिफरेंस क्या बताया मैंने? इवापोरेशन पे जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे कन्वर्जन होगा, और बॉइलिंग में जो है बाय हीटिंग दैट कन्वर्जन विल कैरी आउट। नाउ इफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग इट्स स्टेट्स फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट में अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंस होते हैं वाटर के वेपर्स। और अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस सॉलिड स्टेट में आ रहा है तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग प्रोसेस। नाउ if a substance is changing its states from solid to directly into gaseous state without going to liquid state, that is called as sublimation. And if a substance is changing its states from gaseous state to directly solid state, that process is called as desublimation or deposition। ठीक है, इतना कवर हो गया। अभी चलते हैं, अब इसके ऊपर जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। देखते हैं वन बाय वन। अभी ये तो होगा सिर्फ 3, और मैक्सिमम इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, अभी आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ। एक होती है प्लाज्मा, दैट इज द 4th स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड अदर वन इज DEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 2 के ऊपर अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पे आपके मैं इस तरह के क्वेश्चंस और आगे क्लियर कर दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। The process of changing solid into liquid on heating, solid into liquid on heating is called as, आपको पूछ रहा है इसको क्या बोलेंगे? So first is freezing, freezing, second option melting, third option vaporization, vaporization, और लास्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन। जस्ट अपन ने अभी देखा इंटर कन्वर्जन, आपको अभी तक आंसर भी मिल चुका होगा। सो इफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज, यस, मेल्टिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, अब वेपराइजेशन जो है इसी का नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, मीन्स वेपर्स फॉर्म होना, लिक्विड से वेपर्स फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज अ वेपराइजेशन। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब अपने सराउंडिंग में जितने भी मैटर के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, उस तरह के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में क्लियर होते हुए दिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड पूछ रहा है। अब अभी आपको पता है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड टू सॉलिड, दिस विल बी कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग। तो आपको ऑप्शन दिए थे melting, sublimation, freezing, vaporization. So correct answer will be freezing. Now question number 7. The phenomena of change gas into liquid. अगर कोई गैस into लिक्विड में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर 2 मेल्टिंग, आपको अब तक आंसर आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर 3 वेपराइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 कंडेंसेशन। अभी कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है? इफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग स्टेट्स फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस मतलब वेपर से, वेपर से अगर लिक्विड हो रहा है तो उसको बोलेंगे
condensation. So right answer will be our condensation. Now next question. The process of changing of solid directly into gaseous state without undergoing liquid state. अब बोल रहा है solid to directly into gaseous state without going to liquid state. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑप्शन दिए आपको, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। तो अपने को आंसर पता है, अभी जस्ट आपने फ्लो चार्ट निकाला था, सॉलिड अगर डायरेक्ट जा रहा है गैस में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। एग्जांपल ले सकते हो आप, नेफ्थैलिन बॉल, डांबर गोली बोलते हैं ना अपन, तो ये जो नेफ्थैलिन बॉल है ना, ये भी देखा है कि नेफ्थैलिन बॉल को लिक्विड स्टेट में होते हुए? नहीं। अगर कहीं पे नेफ्थैलिन बॉल अपन ने कमरे में कहीं रखा रूम में, तो वो जो है डे बाय डे उसके साइज छोटी 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 होती जाएगी, और एक दिन पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। मीन सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कहाँ जाता है वो? गैसियस स्टेट में। नेफ्थैलिन बॉल पता होगा तो एक बार प्रैक्टिकली करके देख लो, वो कभी लिक्विड स्टेट में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ सॉलिड changing its states from, if a substance changing its states from solid to directly gaseous state, that is called as a sublimation. Now next question, question number 9. Law of conservation of mass is given by. Law of conservation of mass is given by. ऑप्शंस दिए आपको, फर्स्ट ऑप्शन है लवाइजर, जो कि एंटोनी लवाइजर नाम है इनका। सेकंड, मैक्सवेल। थर्ड ऑप्शन, जॉन डाल्टन। एंड फोर्थ, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अभी पहले समझ लो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग में एक कंसेप्ट होती है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होती है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब नेचर में जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, वो एक लॉ, कुछ लॉज फॉलो करते हैं। जैसे कि उसमें से केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल सब्सटेंस जितने भी होते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं तो कुछ फॉर्मूले या फिर कुछ लॉज को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एक फर्स्ट लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, किसने दिया था वो तो आपको बाद में बताता हूँ मैं, पहले स्टेटमेंट समझ लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इफ इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट, कहाँ पे? इन केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन क्या है आपको सबको अच्छे से पता है। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो है टोटल मास, वो इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास, मीन्स जितना मास अपन ने रिएक्टेंट में लिया है ना, प्रोडक्ट का आपको मास उतना ही मिलेगा। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स किसी रिएक्शन में सपोज एक रिएक्शन लगा रहे हैं अपन, C+O2, कंप्लीट कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन है ये। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, राइट। अब इसमें अगर चेक करेंगे तो रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास आता है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका मास आएगा 32। अब जब इन दोनों मास को अपन कंबाइन करेंगे तो टोटल आएगा 44 ग्राम। मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 44 ग्राम। अब ये रिएक्शन जब कैरी आउट होती है ना, तो अपन प्रोडक्ट का एटॉमिक मास निकालते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का मास आएगा 12, ऑक्सीजन का मास आएगा 32, टोटल आ गया 44 ग्राम। तो आपको क्या समझ में आया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास आप रिएक्टेंट का लेते हो ना, उतना ही मास आपके प्रोडक्ट का आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दिस इज गिवन बाय एंटोनी लवाइजर। ठीक है, समझ में आ गया। सो स्टेटमेंट क्या है? इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन the total mass of reactant is always equal to total mass of product, and this statement is called as law of conservation of mass, and it is given by Anthony Lavoisier. इसके बाद और चार लॉज है, जैसे कि लॉ ऑफ
डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये लुसैक लॉ है। इस तरह से कुछ लॉज हैं। अभी जैसे जैसे आगे आएंगे मैं आपको और बताता रहूंगा, ताकि आपके इस तरह के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following occupy the shape and volume of container? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आपको ऑप्शन दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड डी, ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन बोल रहा है कौन जो है कंटेनर का शेप या वॉल्यूम में बराबर से ऑक्यूपाई होता है, तो वो होता है लिक्विड होते हैं, जो प्रॉपरली किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं या फिर उनका वॉल्यूम गेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इजीली बिकॉज ऑफ। अब ये गैसेस जो है, सपोज एक बॉक्स है, इसमें जो है गैस भरे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। अब इनको इजीली कॉम्प्रेस मतलब दबा सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं वो पूछ रहा है। दे कैन बी कॉम्प्रेस इजीली बिकॉज ऑप्शंस हैं, इनफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, लेस स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, मोर फार बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, मोर फार अवे बिटवीन द मॉलिक्यूल, सॉरी, मोर फार अवे बिटवीन ईच अदर मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल से क्या है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके लिए जो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, और इस तरह से उसको अपन इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उनके जो गैसेस होते हैं, जो गैस के अंदर का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए उनको आप इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हो। सो दे आर इजीली कॉम्प्रेसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ गया, हाँ, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट, तभी तो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ना, एकदम फिट होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन, पूछ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। देखो, सबसे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में, और सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही जैसे देख रहे हो आप, कहाँ पे होगा, गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। तो मिनिमम वाला आता है गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल? अभी समझ लो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जो न्यू दो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, उसमें से एक, ठीक है, अभी उसको कवर करते हैं अपन। हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट ऑफ मैटर, पूछ रहा है स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है? नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसियस एंड नंबर 4 प्लाज्मा। अभी ये आपके लिए आ गया, नॉट दिस इज अ प्लाज्मा टीवी, ठीक है। प्लाज्मा ये एक स्टेट्स ऑफ मैटर है। अभी अभी प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है, जितने भी प्लाज्मा के अंदर क्या होंगे, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको अवेलेबल होंगे, सब्सटेंस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज्ड स्टेट, मतलब उसके आयंस फॉर्म हुए होंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, बिकम्स हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट कैरी करने के लिए कंडक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, उतना वो एप्लीकेबल होगा ज्यादा करंट कैरी करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, लाइटनिंग जो है ना, थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग, ये एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट का, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट में होता है जहाँ पे करंट कैरी बहुत फास्ट होता है, या फिर आयोनाइज्ड स्टेट देखने को मिलती है, आयोनाइज्ड स्टेट। और इसी स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल जो है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड आपको देखने को मिलेंगे। इसी स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और ये प्लाज्मा स्टेट को जो है सबसे सिंपल अगर आपको जानना है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल आता है इसका लाइटनिंग, लाइटनिंग जो है ये एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट का। या फिर सोलर विंड होता है, या फिर स्टार्स होते हैं, है ना, स्टार्स भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और जो है सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए प्लाज्मा स्टेट के अंदर ये भी आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ।
अभी जो स्टार मैंने बोला ना, तो ये अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 15। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ, प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ, और आपको चार ऑप्शन दिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेरी लो टेम्परेचर, क्या वहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर होता है इसके लिए। देखो आयन कब फॉर्म होंगे या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब अवेलेबल होंगे आपको पता चल गया है, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर पे तो होते नहीं है, तो कहाँ होते हो, वेरी हाई टेम्परेचर, तो आंसर आएगा बी। स्टार्स के अंदर जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से होती है। सो आवर आंसर विल बी बी। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। और प्लाज्मा के अंदर जो है पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि वो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड वी कैन सी दैट कंसेप्ट इन द लाइटनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ क्वेश्चन इज पूछ रहा है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, which of the following is the fifth state of matter? Option number 1 liquid, option number 2 gas, option number 3 plasma, and option number 4 BEC। अब ये है, आपको पता चल गया होगा, प्लाज्मा है फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर और बीईसी है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये बीईसी क्या है, इसलिए ध्यान से देखो, बी फॉर बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब एक्चुअल में जो है ये जो है बीईसी स्टेट, सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट जो है बोस, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, बट फर्दर इसके ऊपर वर्क किया आइंस्टीन ने, और इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इस ऐसे पब्लिश किया। तो इसके लिए इसका नाम जो है कंबाइन, दो साइंटिस्ट ने काम किया था, इसलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब कंडेंसेट क्यों, यहाँ पे जो है बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पे जाने के बाद आपको ये वाली स्टेट अवेलेबल होगी, इसलिए उसको कंडेंसेट नाम दिया है। तो इसका बीईसी तो फुल फॉर्म क्या आएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी एक्चुअल में ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है देख लो। व्हेन अ गैस ऑफ बोसॉन्स एट वेरी लो डेंसिटी, ऐसा गैस जिसकी जो है डेंसिटी बहुत ही वीक है, इज कूल्ड वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मगर अगर आप किसी वेरी लो डेंसिटी वाले गैस को, वेरी लो डेंसिटी वाले गैस को अगर इतना ज़्यादा कूल करोगे कि नियर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास तक वो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इतना उसको क्या करना है, वेरी कूल, इज कूल्ड, वेरी कूल्ड, ठीक है। उसको इतना ज्यादा कूल करोगे तो वो जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में जाएगा, वो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाले स्टेट में, और इस स्टेट को बोलते हैं बीईसी। और इसके एग्जांपल अगर देखोगे ना, तो सुपर कंडक्टर्स या फिर सुपर फ्लूइड जो है वो आपको इसके एग्जांपल दिखेंगे। सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड्स, ये जो है एग्जांपल्स हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के। मतलब किसी गैस को अगर आप इतना ज़्यादा कूल करना कि नियर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास, जो कि उस स्टेट में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह का ये वाला क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द phenomena at which liquid state changes into solid state। अब ये कौन सा फेनोमेना है जिसके अंदर लिक्विड स्टेट जो है कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड स्टेट के अंदर। सो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज, जस्ट जल्दी बताओ, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड स्टेट में, दैट इज फ्रीजिंग। जैसे कि वाटर फ्रीज होता है इन आइस, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको, the temperature at which, अच्छा आपको टेम्परेचर पूछा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड जो है चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर, मींस वाटर चेंज हो रहा है सॉलिड के अंदर, मतलब फ्रीज हो रहा है। तो फ्रीज होने के लिए उसको कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। Freezing point. Now next, the phenomena of vaporization is responsible for conversion of,
ये कौन सा फिनोमेना है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेपराइजेशन मीन्स वेपर्स फॉर्म होना। वेपर्स कहाँ से फॉर्म होंगे? लिक्विड टू गैस। तो ऑप्शन दिए थे यहाँ पे सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड इंटू गैस, गैस इंटू सॉलिड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? लिक्विड इंटू गैस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन या इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग। डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? इवेपोरेशन को इवेपोरेशन बोलते हैं, बट इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या आएगा? इवापोरेशन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नेचुरल फिनोमेना है ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट की वजह से वो क्या दिखेगा आपको? इवापोरेशन वाला फिनोमेना दिखेगा। जैसे कि जो है प्रिपरेशन ऑफ टेबल साल्ट, जो टेबल साल्ट होता है ना, या फिर कॉमन साल्ट भी बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जो कि साल्टी वाटर से बनाते हैं ना अपन नियर द सी शोर, है ना। इस तरह के साल्ट के वो क्यूब बनाते हैं अपन, इसके अंदर वेव्स जो आते हैं ओशंस के, जो कि साल्टी वाटर के होते हैं, वो उसमें आके पानी जमा हो जाता है, और जब सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, और जो नीचे बचता है वो होता है साल्ट, है ना। साल्टी वाटर में का साल्ट बचता है जो कि इवापोरेट नहीं हो सकता। तो ये टेबल साल्ट का प्रोडक्शन होता है बाय द फेनोमेना ऑफ इवापोरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैं ये हटा देता हूँ। तो ये टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए अभी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे या फिर आयंस के फॉर्म में होंगे, दैट इज प्लाज्मा। और पार्टिकल जो है वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, mass remain conserved during chemical reaction is a statement of, क्वेश्चन नंबर 19 है, mass remain conserved, conserved मतलब constant, ठीक है, कंजर्व होना मतलब कांस्टेंट रहना। mass remain conserved during chemical reaction, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ, पूछ रहा है किसका स्टेटमेंट है, कौन से लॉ का स्टेटमेंट है? ऑप्शंस आर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या सेकंड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास है अगर उतना ही प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल रहा है, टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट स्टेटमेंट इज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। अभी जैसे एग्जांपल दिया था, सपोज और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आएगा 24, ऑक्सीजन का मास आएगा 16, अगर एडिशन करेंगे टोटल आएगा 30 ग्राम, राइट, नहीं सॉरी 40 ग्राम, 40 ग्राम आएगा। और इधर कंपाउंड का देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम का आएगा फिर से 24, ऑक्सीजन का 16, टोटल आएगा 40 ग्राम। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास अपने लिया था वही कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है इन द प्रोडक्ट। दिस स्टेटमेंट इज फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो ऑप्शन सी इज राइट। एंड द 20th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20, द BEC इज प्रिपेयर्ड बाय कूलिंग गैस ऑफ BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो ये किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? एट वेरी हाई टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, नंबर 2 एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाले गैस के साथ, लो डेंसिटी, ऑप्शन सी हाई डेंसिटी एंड जस्ट लो टेम्परेचर। एक तो है लो टेम्परेचर और दूसरा है हाई डेंसिटी के साथ। तो अपने को पता है करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाला गैस लिया जाता है ना।
एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ये दो कंडीशन चाहिए, तभी वो गैस कौन से स्टेट में जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाले स्टेट में जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये तो हो गया अभी फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कवर किए थे, ताकि आपको एक आपकी जो शुरुआत है वो थोड़ा सा इजी हो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि इसमें के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तभी तो मैंने लिए है ना। अभी अगले वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में अपन और थोड़े से कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चन शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में आएंगे वो वाले कवर करेंगे। आई होप आपने इसके पहले के पूरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।